चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहले मैं लिख लोक लोक कल्याणार्थ लोक कल्याणार्थ हेतु लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है भारतीय संघवाद। भारत में संघवाद की व्यवस्था, भारत में संघवाद की व्यवस्था, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, फेडरल सिस्टम इन इंडिया। भारत में संघवाद की व्यवस्था, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, यही है आज का टॉपिक। तो मैं सभी बच्चों से आज कहूँ कि आप चाहे जहाँ भी हो, आज हम एक ऐसे विषय को पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें एकता की भावना, प्रेम की भावना, देश के प्रति अटूट प्यार मोहब्बत की भावना समाई हुई है। आप कहीं भी रहने वाले हो, आप जहाँ के भी नागरिक, आप जहाँ के भी निवासी हो, आप वो चाहे जम्मू कश्मीर उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर से लेकर दक्षिण में ये कहाँ तक कन्याकुमारी तक, और पश्चिम में सौराष्ट्र तक, और पूर्व में बंगाल की ये खाड़ी तक। कहने का मतलब भारतीय अधिशासी क्षेत्र में, भारतीय टेरिटोरी में, इंडियन टेरिटोरी में आप जहाँ भी रहते हैं या वहाँ के आप निवासी हैं, तो भाई आपके लिए एक संदेश है। वह है किसके तहत? भारतीय संघवाद के तहत एक संदेश है। तो भारतीय संघवाद के तहत क्या संदेश है कि हम सभी एक हैं। ऐसा आप मत समझिए हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम तमिलनाडु के लोग हैं, या कर्नाटक के हैं, या मध्य प्रदेश के हैं, या बिहार के हैं, या उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसी कोई बात नहीं। या ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि हम गुजरात के हैं या जाकर के बंगाल के हैं, ये बात नहीं है। आप रियल में कहाँ के वासी हो, आप रियल में कहाँ के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो। ये भाई ये कौन चीज़ का पुष्टि करता है? यह भारतीय संघवाद की पुष्टि करता है। और जब हमारे मन में क्षेत्रता की भावना ना हो, भाषा की भावना ना हो, और हम सभी समझें कि हम सभी भारतवर्ष के निवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, तो हमारा भारत क्या होता है? मजबूत होता है, दृढ़ होता है, और इसमें बल मिलता है। आपसी मोहब्बत प्रेम में क्या होता है? इजाफा होता है। और हम सभी यदि मिल के रहते हैं तो भारतवर्ष हमारा क्या होगा? सशक्त भारत होगा, मजबूत भारत होगा, हेल्दी वेल्दी, और कैसा होगा? ईमानदार भारत होगा। तो आज हम लोग उसी के संदर्भ में बात करते हैं, भारतीय संघवाद। तो जो भारतवर्ष में जो संघवाद की व्यवस्था की गई है, इंडियन, ये हम लोग क्या कर सकते हैं? फेडरलिज्म। तो इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आखिर ये क्या है। तो मैं अपने प्रिय नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज हम किसके संबंध में बात करेंगे? भारत में संघवाद की व्यवस्था। ये हम लोग बात करेंगे भारत में संघवाद की व्यवस्था। संघवाद की ये क्या है? ये व्यवस्था, भारत में संघवाद की व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम इन इंडिया,
ये फेडरल सिस्टम, ये फेडरल सिस्टम इन इंडिया, ये फेडरल सिस्टम इन इंडिया। इसी के संदर्भ में वी विल टॉक इन रिगार्ड ऑफ दिस टॉपिक। आज हर हमेशा आप देखते हैं कि जहाँ केंद्र और राज्य के बीच कोई झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर विवाद होता है, केंद्र यदि राज्य के प्रति कोई सौतेलापन का भाव लाता है तो तुरंत केंद्र के साथ राज्य वाले शिकायत करते हैं कि साहब ये संघीय ढांचा के खिलाफ है। यदि ऐसी रवैया रही तो संघीय ढांचा टूट सकता है, संघीय ढांचे पर आंच आ सकता है। तो ये बात क्या होगा, ये गलत होता है। अभी हाल फिलहाल में अभी आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में काफ़ी घमासान चल रहा है। और केंद्र के जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, उनका कहना है कि केंद्र का जो रवैया है वह पश्चिम बंगाल के प्रति बड़ा बुरा है। वो सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। वो उनको समझ में नहीं है कि संघात्मक व्यवस्था क्या है। ऐसी हरकत से हो सकता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था पर आंच आ जाए, केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है उसके बीच में कड़वाहट बढ़ते चले जाए। तो ये बात हमेशा आपको सुनने को मिलता है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उत्तर दक्षिण के राज्यों को लेकर के होता है, उत्तरी भारत और दक्षिण राज्य के लेकर के रस्साकसी बढ़ जाती है। उस समय फिर यही केंद्र और राज्य के बारे में समस्या खड़ा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दक्षिण के राज्य अपना अलग राग अलापने लगे। तो उसमें फिर केंद्र और राज्य के बीच की चर्चा, व्याख्या बड़ी अहम हो जाती है। कभी कभी पूर्वोत्तर राज्य को देखिए, भाई मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये लोग भी कभी कभी सौतेलेपन की भाव का महसूस करते हैं कि साहब मेरे लिए केंद्र जो कर रहा है उसका रवैया ठीक नहीं है। आज इसी को हम लोग समझें, अच्छे तरीके से समझें कि क्या तथाकथित राज्य हमसे अलग हो सकता है, या भारत के संघ की प्रकृति क्या है, जो यहाँ संघात्मक व्यवस्था की गई है, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, उसका क्या नेचर है, व्हाट आर द नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। इसी बात को आज हम लोग समझें। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। तो मैं ये बात कह दूँ, सबसे पहली बात हम यहाँ पर कह दूँ कि भारतवर्ष क्या है। भारतवर्ष में संघात्मक व्यवस्था है। ये भारत में ये क्या है, संघात्मक। ये संघात्मक ये क्या है, ये व्यवस्था है। हमारे संविधान विज्ञों ने यहाँ पर क्या व्यवस्था कर दिया है, संघात्मक व्यवस्था क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इसका जो सबसे पहला उल्लेख कहाँ किया गया था भाई, तो जो संघात्मक व्यवस्था है इसका जो सबसे पहला उल्लेख किया गया है संघात्मक व्यवस्था का, ये संघात्मक व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख, सबसे पहला उल्लेख ये कहाँ किया गया है, भारतीय परिषद अधिनियम। ये भारतीय परिषद अधिनियम कितना में किया गया है, 1935। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 ये किसमें किया गया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, ये इसी में इसका क्या कर दिया गया है, उल्लेख किया गया था। अंग्रेजी सरकार चाह रही थी कि भारतवर्ष में क्या सेटअप कर दिया जाए, फेडरल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। लेकिन यहाँ जो देशी रियासत थे, यहाँ जो देशी रियासत का जो रवैया था, उस रवैये को लेकर के संघात्मक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सका। देशी राज्यों के रवैये के असहयोगात्मक रवैये को लेकर सहयोगात्मक रवैया को लेकर भारत में क्या नहीं स्थापित किया जा सका, उस समय संघात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं किया जा सका। ये संघात्मक व्यवस्था ये नहीं क्या किया जा सका, स्थापित नहीं किया जा सका।
ये संघात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं किया, ये क्या कर सका, ये नहीं किया जा सका। किसके वजह से नहीं किया जा सका? ये देशी राज्यों की वजह से। इसका रुख कैसे हुआ? असहयोगात्मक। ये सपोर्टर नहीं हुए, ये कभी भी सपोर्ट नहीं किए। इस वजह से यहाँ संघात्मक व्यवस्था इस समय तक, कब तक, 1935 तक स्थापित नहीं किया जा सका। यानी 1935 के जो अधिनियम है उसके तहत स्थापित नहीं किया जा सका। लेकिन देश स्वतंत्र हुआ, तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया भाई। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, फिर यहाँ के जो शासनाध्यक्ष हुए, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हुए, यहाँ के कौन हुए भाई? पॉलिटिकल, ये जो लीडर्स हुए, पॉलिटिकल लीडर्स, इन लोगों के मन में ये बात आया कि नहीं, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल सिस्टम जो है, ये फेडरल सिस्टम, ये क्या होगा? फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होगा? फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के अच्छाई के लिए होगा। ये कभी भी ये व्यवस्था खराब नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इतना बड़ा देश है, इसको एकता स्थापित करने के लिए ऐसी व्यवस्था अनिवार्य है। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज़ वेरी एसेंशियल। किसके लिए एसेंशियल है? फॉर इंडिया। इससे क्या बेनिफिट होगा? व्हाट विल बी बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम? तो उन्होंने कहा कि साहब, इससे जो व्यवस्था होगा, भारत में एकता स्थापित की जाएगी। यूनिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सभी लोगों को एक प्रकार से मिला करके रखा जाएगा। इसीलिए इसका मूल उद्देश्य क्या था? संघात्मक व्यवस्था स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? ये संघात्मक व्यवस्था स्थापित करने का, ये मूल उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? कि भारत में एकता और स्थायित्व को प्रदान करना। भारत में एकता और क्या चीज? स्थायित्व को स्थापित करना। क्या स्थापित करना भाई? कहता है एकता, यूनिटी। ये क्या करना? यूनिटी। और क्या कहता है? स्थायित्व प्लस स्टेबिलिटी। क्या करना? स्थापित करना था। यही इसका क्या था? मूल उद्देश्य था। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये समझदारी की बात है कि यदि ऐसा होगा तो हमारा देश क्या होगा? एकता स्थापित हो जाएगी, इसमें सुदृढ़ता आ जाएगी। हम सब मिल करके सशक्त भारत का निर्माण करेंगे और इसी को आधार बना करके भारत में संघात्मक व्यवस्था को क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। कुछ लोगों के मुंह से आप सुनिएगा, कुछ पढ़े लिखे भी लोग होते हैं लेकिन ना समझ है, उन लोगों के मुंह से सुनिएगा कि साहब, भारतवर्ष इतना बड़ा है, जम्मू कश्मीर का रहन सहन, तौर तरीका, खान पान, पठन पाठन, और तमिलनाडु का रहन सहन, खान पान, पठन पाठन, पंजाब का, उधर गुजरात का, इधर बिहार का, इधर नॉर्थ ईस्ट का, यानी जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इट मीन्स दैट मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर्स, कोई तालमेल ही नहीं। इसलिए क्या कर देना चाहिए? हर स्टेट को अलग अलग देश के रूप में बांट देना चाहिए। मैं ऐसे महानुभावों से कहना चाहता हूँ कि यदि भारत की समझ उन्हें नहीं है तो कदापि भी अनुचित तर्क नहीं देने चाहिए। भारतवर्ष हमारा अखंड है, अखंड रहेगा। हम सभी अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी जनमानस इस अखंडता के लिए क्या है? कटिबद्ध है कि इसकी अखंडता को हम समाप्त होने नहीं देंगे। खैर, ऐसे लोग हुआ करते हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं होती है, लेकिन उनकी चलती कुछ भी नहीं है। वो फूटे ढोल की तरह बजते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर क्या लिखा भाई, संविधान के विज्ञों ने क्या लिखा। आर्टिकल 1 के संबंध में हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल 1 कि व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 1, इसमें लिखता है इंडिया दैट इज भारत, ये लिखता है इंडिया, ये लिखता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज, ये क्या लिखता है? भारत। और क्या लिखता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही क्या लिखता है? यूनियन ऑफ
ये है स्टेट्स, यही यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमको इससे हमको अभी काम है। ये क्या है भाई? राज्यों का संघ है, हमको इसी से काम है। ये राज्यों का ये क्या लिखा गया है? संघ है। ये जो शब्द लिखा गया है, दिस वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स इन माई कॉन्स्टिट्यूशन विद इन आर्टिकल 1, इसका मतलब क्या है मैंने पहले भी कह दिया है, ऑलरेडी आई हैव सेड यू इन प्रीवियस वीडियो। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दिस केस हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। वंस अगेन आई रिपीट इट। यहाँ पर क्या है? राज्यों का संघ है। तो भारतवर्ष क्या है भाई? ये राज्यों का ये क्या है? ये संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट्स ये क्या है? यूनियन, ये यूनियन ऑफ ये क्या है? ये है स्टेट्स। ये यूनियन ऑफ ये क्या है? ये स्टेट्स है। तो जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या कहता है? इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसमें क्या बात है, कौन बात निहित है, इसमें क्या बात निहित है? इसमें दो बात निहित है। नंबर 1, भारत के जो तथाकथित राज्य हैं वह किसी भी आपसी समझौता का परिणाम नहीं है। कि भारत के तथाकथित राज्य, ये भारत के तथाकथित राज्य, तथाकथित सो कॉल्ड, ये है सो कॉल्ड स्टेट्स, ये सो कॉल्ड स्टेट्स भारत के तथाकथित राज्य के बीच किसी भी प्रकार का समझौता या एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं किया गया है, नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि भाई जब देश स्वतंत्र हुआ तो बिहार के राज्य के जो प्रमुख होंगे उनके साथ समझौता किया गया कि नहीं साहब आपको केंद्र के साथ रहना होगा। ऐसा कोई समझौता नहीं। इसीलिए इसी में ये गर्भित है, इसी में ये सार निहित है कि भारत के तथाकथित राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई समझौता हुआ है, ऐसा कोई प्रकार का बात नहीं। सेकंड बात, भारत के तथाकथित राज्य ये क्या है भाई? भारत के तथाकथित राज्य, तथाकथित राज्य सो कॉल्ड ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन टेरिटोरीज, ये जो इंडियन टेरिटोरी के जो सो कॉल्ड स्टेट्स हैं, भारत के तथाकथित राज्य हैं, भारतीय संघ से ये क्या नहीं हो सकते? अलग नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। ये लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका व्याख्या सुना, when you have heard the explanation of this line, after that you will understand what are important things of this line. यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है कि संघ का भारत के तथाकथित राज्यों के बीच में किसी प्रकार का समझौता नहीं है। और दूसरा बात ये कहता है कि साहब भारत के जो तथाकथित राज्य हैं किससे अलग नहीं हो सकता? भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। कांट बी सेपरेट फ्रॉम यूनियन। किससे? इंडियन यूनियन, भारतीय संघ से ये अलग नहीं हो सकता। लाख पंजाब कह लेवे कि हमको खालिस्तान दे दो, जम्मू कश्मीर वाले कह ले कि हमको जम्मू कश्मीर अलग कर दो, जो आतंकवादी ग्रुप हैं, अलगाववादी तत्व हैं, वो सेपरेटिस्ट हैं, उससे कुछ होने को नहीं है। क्यों? हमारे संविधान में ऐसी बातें लिखी गई हैं। इसलिए भारत के तथाकथित राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। यही बात किस में लिख दिया गया? दिस लाइन हैज़ बीन रिटन विद इन आर्टिकल 1। इस लाइन को लिख दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया कि भारत में क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। भारत में कौन व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। यानी यहाँ पर क्या है? केंद्र है और क्या है? राज्य है। और केंद्र और राज्य के बीच क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। यहाँ पर क्या है? भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। इसी के तहत केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच क्या कर दिया गया है? शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है।
शक्तियों का ये क्या किया गया है, बंटवारा। ये शक्तियों का ये क्या कर दिया गया है, बंटवारा। डिवीजन ऑफ पावर, ये क्या कर दिया गया, डिवीजन। ये डिवीजन ऑफ पावर्स, ये क्या कर दिया गया, ये डिवीजन ऑफ पावर्स ये कर दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, ताकि अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर के कोई किसी से लड़े भिड़े नहीं। सबको अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, वे अपने जुरिस्डिक्शन में रह करके कार्य करें, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में अथाह संभव किसी प्रकार का क्या ना हो, विवाद ना हो। देयर शुडंट बी, क्या नहीं होना चाहिए, एनी डिस्प्यूट बिटवीन, किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स। इसीलिए यहाँ पर कहा दिया गया कि ये डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। इसी डिस्प्यूट को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, क्या स्थापित किया गया, भारतीय संघ यानी संघवाद की कल्पना की गई, इमेजिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, इसी को स्थापित कर दिया गया। तो अब हमको देखना है कि भारतीय संघवाद के संबंध में क्या कहा गया है। ये भारतीय संघवाद के बारे में क्या कहा गया है भाई। इसमें डी बसु लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखे हैं, लेकिन वो सब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई वो ये आपके इस परीक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डी बसु के द्वारा जो लिखा गया बात है, डी बसु के द्वारा बात जो लिखा गया है, उसने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय संघ न तो पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था कायम करती है। भारतीय संघ न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक, बल्कि ये क्या है, ये दोनों का सम्मिश्रण है। बल्कि ये दोनों का ये क्या है, सम्मिश्रण है। ये दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। तो भाई ये बड़ा भारी बात कह रहा है, और ये यदि स्ट्रक्चर को देख लिया जाए तो ये आपको दिखने में सही बात है। तो यहाँ पर क्या कह दिया डी बसु ने, क्या कहा भाई कि भारतीय संघ न पूर्ण रूप से संघात्मक है, ये कंप्लीट रूप से फेडरल नहीं है, नॉट फेडरल, कंप्लीटली, फुल्ली नॉट, ये क्या है, ये फेडरल, ये फुल्ली, ये फेडरल नहीं है, और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, यूनिटरी, ये पूर्ण रूप से यूनिटरी भी नहीं है, ये पूर्ण रूप से यूनिटरी भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, ये दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है, कंपोजिशन ऑफ व्हाट, ये क्या कर सकते हैं, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, ये क्या है, कंपोजिशन, यही क्या है, कंपोजिशन ऑफ, ये क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ, ये क्या कर सकते हैं, फेडरल सिस्टम, फेडरल एंड यूनिटरी, ये यूनिटरी सिस्टम, ये इसी दोनों का ये क्या है, कंपोजिशन है। तो इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं, इसी पर हम लोग आप बात करते हैं कि कौन कौन लक्षण है भाई ये दोनों का, जो भारतीय संघवाद है उसमें संघात्मक लक्षण क्या है और एकात्मक लक्षण क्या है। तो भारतीय संघ का जो संघात्मक लक्षण है उस बात को आप देखिए, ये संघात्मक, इसका लक्षण क्या है, संघात्मक लक्षण, इसका संघात्मक लक्षण क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इसका मेन फीचर क्या है, किसका, फेडरलिज्म का। इसका मेन फीचर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संघात्मक लक्षण इसका क्या है। तो संघात्मक लक्षण में हम लोग सबसे पहली बात ये देखते हैं, यह लिखित संविधान है। ये क्या कर दिया गया है, ये क्या है, ये है लिखित संविधान, ये लिखित संविधान। देखिएगा इससे मेंस में भी आपको फायदा कर लेगा, क्या है, उसी तर्ज पर ये चल रहा है बात। तो लिखित संविधान है, ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है भाई, रिटन, ये है ये क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बढ़िया से क्या कर दिया गया है, ये केंद्र और राज्य के बीच जो अधिकार है, जो पावर्स है, उसका स्पष्ट विवरण दे दिया गया है।
ये लिखित संविधान में क्या कर दिया है, केंद्र और राज्य के बीच, ये राज्य के बीच शक्तियों का ये क्या कर दिया गया है, स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके जुरिस्डिक्शन के संबंध में ये बता दिया गया है कि भाई केंद्र का क्या होगा अधिकार क्षेत्र और राज्य का क्या अधिकार क्षेत्र होगा, ताकि किसी प्रकार का विवाद भविष्य में ना हो। तो भाई ये संघात्मक व्यवस्था का लिखित संविधान बहुत बड़ा ये क्या होता है, ये लक्षण होता है। सेकंड बात ये क्या कर दिया गया, यहाँ पर कौन सी बात कर दिया गया है भाई, ये संविधान संशोधन, ये संविधान की सर्वोच्चता, ये संविधान की ये क्या कर दिया गया है, सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कर दिया गया है कि तीनों शक्तियाँ, ये सबसे बड़ा सर्वोच्च कौन हो गया भाई, ये सर्वोच्च कौन हो गया, ये सर्वोच्च है संविधान, ये सर्वोच्च संविधान, और इसी के अधीन तीनों को कार्य करना पड़ेगा। कार्यपालिका को ये क्या करना पड़ेगा भाई, ये कार्यपालिका को ये किसको कार्य करना पड़ेगा, ये विधायिका को, और किनको कार्य करना पड़ेगा, ये न्यायपालिका को। यानी कहने का मतलब ये है लेजिस्लेचर पावर को, जुडिशरी को और कार्यपालिका को, ये तीनों को किसके अधीन कार्य करना है, संविधान के अधीन कार्य करना है। तो यह भी बात किसके लिए माना गया है, संघात्मक व्यवस्था का ये क्या है, लक्षण है। तीसरी बात आप देखिएगा, कठोर संविधान है, ये क्या है भाई, ये कठोर संविधान है। तो संविधान में अपने यहाँ जो संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है, संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, इसके कुछ साधारण बहुमत से हो जाता है, कुछ क्या कर सकते हैं विशेष बहुमत से हो जाता है, और कुछ जो इसका प्रावधान है वह विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति से होता है। तो ये जो कठोर व्यवस्था कर दिया गया है, तो कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए क्या कर दिया गया है कि क्या होना चाहिए, बहुमत यानी मेजॉरिटी, विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति ये क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये बहुत कठोर है। जल्दी आप संविधान में क्या नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं, इतना जल्दी संशोधन संभव नहीं है। और उनमें भी यदि आप कहिएगा तो राज्यों की सहमति अनिवार्य है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति आपका क्या है, अनिवार्य है। तो ये भी दिखाता है, ये जो थर्ड पॉइंट दिखाता है वो क्या दिखाता है, कठोर संविधान वो दिखाता है, संघात्मक लक्षण को दिखाता है। फोर्थ में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है भाई, निष्पक्ष न्यायपालिका है। ये क्या है, निष्पक्ष, ये एकदम न्यायपालिका है, ये निष्पक्ष, ये न्यायपालिका है। तो निष्पक्ष न्यायपालिका में जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई आप जो निष्पक्ष, ये केंद्र राज्य के संबंध में किसी प्रकार का क्या होगा, विभेद नहीं होगा। जो कुछ भी न्याय होगा वह क्या होगा, फेयर एंड फ्रेश होगा। ये भावना से प्रेरित नहीं होगा, ये राज्य का मामला है या केंद्र का मामला है या किसी स्थान विशेष का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो भाई यहाँ भी निष्पक्ष न्यायपालिका का यहाँ पर क्या है, ये प्रावधान दिया गया है। इसमें हम लोग कौन सा बात देखते हैं भाई, इसमें केंद्र और राज्य के बीच की जो स्थिति कर दी गई है वह अपने आप में क्या कर दिया गया है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। दोनों के बीच में क्या कर दिया गया है, अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, दोहरी शासन व्यवस्था। ये क्या है, दोहरी, ये क्या है, दोहरी शासन, ये दोहरी शासन व्यवस्था।
ये दोहरी शासन व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है, केंद्र का शासन अलग है, केंद्र का शासन व्यवस्था, केंद्र का ये है शासन व्यवस्था, ये अलग है। और क्या है, ये राज्य का शासन व्यवस्था अलग है, ये राज्य का शासन व्यवस्था ये क्या है, अलग है। यानी केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है। यह भी आपका क्या हो जाता है, संघात्मक व्यवस्था का यह लक्षण हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोहरी विधायिका, जो विधायिका है ये द्विसदनीय है, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय ये क्या है, ये विधायिका, ये द्विसदनीय विधायिका। जैसे आप देखिएगा ये है लोकसभा, ये है लोकसभा, और ये क्या है, ये है राज्यसभा, ये लोकसभा, ये है राज्यसभा। तो लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से कौन आते हैं, जनता के प्रतिनिधि आते हैं। ये जनता के प्रतिनिधि ये क्या आते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। ये निर्वाचित होकर यहाँ पर क्या आते हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं। इसका चुनाव जो होता है वो एकदम प्रत्यक्ष तरीके से होता है, प्रत्यक्ष गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। जबकि राज्यसभा में आप क्या देखते हैं, ये एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा इसको चुना जाता है। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा, इसको क्या किया जाता है, ये चुना जाता है। तो भाई ये जो चुना जाता है यहाँ से भी ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो व्यवस्था है ये क्या दर्शाता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारा जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनाया ये क्या दर्शाता है, व्हाट डज इट डिनोट्स, ये दर्शाता है कि देयर इज ए फेडरल सिस्टम इन इंडिया। यही ये दर्शाता है कि भारतवर्ष में क्या है, यह फेडरल सिस्टम है, ये बात है। तो चलिए अब हम लोग एकात्मक लक्षण को देखते हैं। इसका एकात्मक लक्षण क्या है भाई, इसका जो एकात्मक लक्षण है, ये एकात्मक लक्षण मेन फीचर ऑफ यूनिटरी, इसका क्या मेन फीचर है यूनिटरी सिस्टम का, ये क्या है भाई, मेन फीचर, ये है मेन फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, ये इसका क्या है भाई, ये यूनिटरी सिस्टम में क्या है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखिए कि यूनिटरी सिस्टम में यदि हम लोग देखें, यहाँ पर है एकल नागरिकता, जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता है। पहला हम लोग देखते हैं ये है एकल नागरिकता, ये है नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप, ये क्या है, सिंगल सिटीजन, ये सिंगल सिटीजनशिप, ये है एकल नागरिकता है। हमने अभी अभी कहा, जस्ट आई हैव सेड यू, आप कहीं के रहने वाले हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के हैं या तमिलनाडु के हैं या जम्मू कश्मीर के हैं या पंजाब के हैं या नागालैंड के हैं या मिजोरम के हैं, दैट इज़ नॉट मीनिंग। मीनिंग इज दैट आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। क्यों साहब, भारतवर्ष में क्या दिया गया है, एकल नागरिकता का प्रोविज़न है, देयर इज ए प्रोविज़न ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। यहाँ क्या दिया गया है, देयर इज ए प्रोविज़न, ये किसका प्रोविज़न है, प्रोविज़न ऑफ सिंगल, ये सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ, ये क्या कर दिया गया, ये इंडिया में ये प्रावधान ला दिया गया। इसलिए कोई भी जनता, कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता है, कोई भी भारतवर्ष के लोग नहीं कह सकते हैं कि हम पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, आई एम सिटीजन ऑफ पश्चिम बंगाल, आई एम सिटीजन ऑफ गुजरात, आई एम सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, ये नहीं चलेगा। यहाँ आप किसके नागरिक हैं, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन यही चीज़ यूएसए में अलग से, यूएसए में केंद्र का अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है, लेकिन इस प्रकार का प्रोविज़न अपने भारत में नहीं है। देयर इज़ नॉट सच टाइप ऑफ प्रोविज़न इन इंडिया। इसीलिए यहाँ पर ये क्या शो करता है, व्हाट डज इट शो, ये शो करता है एकात्मक लक्षण को शो करता है, एकात्मक लक्षण को शो करता है। इट शोज यूनिटरी सिस्टम, ये क्या शो करता है, एकात्मक व्यवस्था को ये क्या करता है, शो करता है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि कैसे ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, इसका सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है भाई, एकदम एकहरी न्यायपालिका है, एकहरी, ये क्या है भाई, ये न्यायपालिका है, एकहरी न्याय, ये क्या है,
एकहरी न्यायपालिका है। सिंगल जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, यहाँ पर क्या है, सिंगल जुडिशियरी, ये जुडिशियरी, सिंगल जुडिशरी सिस्टम, ये सिंगल जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, यहाँ सिंगल जुडिशरी सिस्टम यहाँ इंडिया में है। यानी कौन है, ये सर्वोच्च न्यायपालिका है, ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है, सुप्रीम, ये सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या कर सकते हैं, ये राज्य सूची से संबंधित विषयों का भी ये क्या कर सकते हैं, ये मामला को सुन सकते हैं। राज्य सूची से संबंधित विषयों के विषय को भी ये सुन सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमने कह दिया है, जब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा रहे थे, ऑन द टाइम ऑलरेडी आई हैव सेड यू व्हाट आर द प्राइमरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने ये बात आपसे कहा है। तो भाई जब ये बात मैंने आपसे कह दिया है, तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये क्या देख सकते हैं, राज्य सूची से संबंधित मामले को देख सकते हैं। राज्य सूची से संबंधित मामले को भी देख सकते हैं। संबंधित मामले को ये क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। यानी कैसा है, जो स्टेट लिस्ट में जिस मामला को क्या कर दिया गया है, मेंशन किया गया है, उसको ये कौन देख सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या है हमारा, ये यूनिटरी सिस्टम को शो करता है। एकाधिकार यानी क्या कर सकते हैं, एकहरी न्यायपालिका यहाँ क्या शो कर रहा है, एकात्मक व्यवस्था को शो करता है। एकहरी व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था को ये क्या करता है, ये शो करता है। एकात्मक व्यवस्था को ये क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, केंद्र को, ये 3 नंबर में, 3rd नंबर में, केंद्र को राज्य से अधिक शक्ति प्रदान की गई है, अधिक शक्ति प्रदान की गई है, शक्ति प्रदान की गई है। यानी कहने का मतलब है मच मोर पावरफुल देन स्टेट। हमारा जो सेंटर है वो क्या है, ये सेंटर क्या है भाई, मच मोर पावरफुल, ये क्या है, ये पावरफुल, ये मच मोर पावरफुल किसके सापेक्ष में, देन स्टेट्स। ये क्या है, देन स्टेट्स, ये स्टेट से ये ज़्यादा क्या है, ये शक्तिशाली है। ऐसा क्यों कर दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट आर द मेन कॉज बिहाइंड इट। इसके कारण एक ही है कि राज्य पर केंद्र सरकार के द्वारा नकेल कसा जा सके, ताकि राज्य किसी प्रकार का ये ना कर सके, अलगाववादी नीति ना अपना सके, वो केंद्र से अलग होने के लिए छटपटाहट ना दिखा सके। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि राज्यपाल, ये जो राज्यपाल है, राज्य सूची से संबंधित राज्यपाल ये क्या कर सकता है कि राज्य के धन विधेयक, राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को ये किसके लिए रिजर्व रख सकता है, अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के नाम, ये राष्ट्रपति, देखिएगा यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के नाम ये क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिजर्व कर सकते हैं। तो यह भी क्या शो करता है, यह भी यूनिटरी सिस्टम को ये दर्शाता है कि इंडिया में क्या है, यह एकात्मक व्यवस्था है। 5वां में हम लोग क्या देखते हैं साहब, यहाँ अखिल भारतीय सेवा, यहाँ पर क्या है भाई, अखिल भारतीय सेवा, यही क्या है, अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा है। ऑल इंडिया सर्विस है, ये ऑल इंडिया, ये क्या है, ये ऑल इंडिया सर्विस है, ये ऑल इंडिया सर्विस है। इसके अंतर्गत हम क्या आपको सुनाए थे, आप रिमेंबर करिए, ये है IAS है, ये है IS है, ये IPS है, और हमने क्या कहा था, ये IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये रियल में कहाँ के लोग हैं, ये रियल में केंद्र सरकार के व्यक्ति हैं,
ठेठ भाषा में कह दिया जाए, ये रियल में क्या है, केंद्र सरकार के ये क्या है, ये व्यक्ति हैं, केंद्र सरकार के ये व्यक्ति हैं। लेकिन इनकी नियुक्ति कहाँ की जाएगी, इनकी नियुक्ति राज्य कैडर, स्टेट कैडर, राज्य कैडर, ये राज्य कैडर में इनकी क्या होगी, ये नियुक्ति होगी। कहने का मतलब ऐसा क्यों है कि ये राज्य में इनको नियुक्त किया जाएगा ताकि केंद्र के द्वारा राज्य पर क्या किया जा सके, पकड़ बनाया जा सके। तो यह भी क्या शो करता है, इट ऑल्सो शोज दैट यूनिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। ये क्या दिखाता है कि राज्य के जो एकात्मक व्यवस्था है उसको ये क्या करता है, शो करता है। हम लोग छठा पॉइंट में हम लोग देखते हैं आपात उपबंध है। ये क्या है, आपात उपबंध है, ये आपात उपबंध है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं भाई, ये 352 मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये आर्टिकल 352 है, ये आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है और आर्टिकल कितना है, 360 है। तो ये इमरजेंसी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ये क्या कहलाता है, नेशनल इमरजेंसी। ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है राष्ट्रीय आपात, ये है राष्ट्रीय, ये है आपात। ये है 356 है, आर्टिकल 356, इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ये राष्ट्रपति, ये शासन कहलाता है। प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट, ये क्या कहलाता है, ये प्रेसिडेंट रूल कहलाता है। और 360 ये क्या है, ये है वित्तीय आपात है, ये है वित्तीय आपात। इसको जो हम लोग वित्तीय आपात कहते हैं, ये 360। तो ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक, ये क्या कहलाता है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस कहलाता है। ये 360 है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है, केंद्र के हाथ में है। और ये कहाँ पर लागू हो सकता है, इसके माध्यम से ये राज्य को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये किसको नियंत्रित करते हैं, राज्य को ये क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। और जिस समय ये लागू होता है उस समय राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, विधायिका शक्ति है, राज्य सूची, राज्य विषय पर जो नियम कानून बनाने का अधिकार है वो किसके हाथ में चला आता है, वो केंद्र के हाथ में वो समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहब ये जो उपबंध है ये यूनिटरी सिस्टम को शो करता है, यानी एकात्मक व्यवस्था को शो करता है। इसके माध्यम से, यानी कहने का मतलब केंद्र सरकार का ये क्या है, हथकंडा है। ये केंद्र सरकार का ये क्या है, हथकंडा है। ये हथकंडा है। कौन कौन ये हथकंडा है, आर्टिकल 352, कौन है आर्टिकल 356 और कौन है आर्टिकल 360। ये आर्टिकल 360, इस पर क्या होगा, ये राज्य से संबंधित विषयों पर भी ये क्या बनाएंगे, ये नियम बनाएंगे। इनकी व्यवस्था किसके हाथ में चली जाएगी, केंद्र के हाथ में चली जाएगी। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर ये अपना शासन व्यवस्था चला सकते हैं। और मैं ये सारी बातें आपको बहुत सुसंगठित तरीके से सारी बातें मैंने कह दिया है, इसीलिए इसको रिपीटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू रिपीट इट। देखिए अब तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में हम लोग देखते हैं। ये राज्यपाल की ये किसके संबंध में, नियुक्ति के संबंध में। अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर, ये क्या है भाई, अपॉइंटमेंट्स ऑफ, ये क्या है, ये गवर्नर, ये अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति का ये प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ये क्या करते हैं, राज्य में नियुक्त होते हैं। ये राज्य में ये क्या होते हैं, ये नियुक्त होते हैं और राज्य की गतिविधि पर ये नज़र रखते हैं। यदि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, ये इसकी लिखित सूचना ये कहाँ पर देते हैं भाई, ये राष्ट्रपति को देते हैं। तो भाई इस प्रकार से यह भी क्या शो करता है, इट ऑल्सो शोज दैट यूनिटरी सिस्टम इन इंडिया। ये शो करता है कि ये सब जो बातें हैं, ये शो करता है कि भारतवर्ष में ये जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, इसमें एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने संघात्मक व्यवस्था का लक्षण और एकात्मक व्यवस्था का लक्षण
हम लोगों ने किस में देखा? भारतीय संघ में देखा। इसीलिए डीडी बसु ने कहा कि ये दोनों क्या है, दोनों का मिला हुआ है। संघात्मक लक्षण और कौन लक्षण, एकात्मक लक्षण, इन दोनों में क्या है, दोनों समाहित है। तो इस प्रकार से आज आपने भारत के संघवाद की बात को पढ़ा और इससे जो संबंधित मुद्दे हमेशा उठते हैं वो बातों को भी आपको समझने में मदद मिलेगी। जैसे मैं पहला बात आपको कह दूं, जीएसटी के संबंध में भी जब आप पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो वहाँ भी संघवाद का मामला उठा था। सेकंड बात, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री महोदया हैं वो हमेशा जाकर के संघवाद की बात करते हैं। तीसरी बात, केंद्र सरकार यदि कोई बाइस्ड होकर के कोई कार्य करते हैं तो वहाँ भी संघवाद की बात होती है। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में यदि किसी प्रकार की बात होती है तो वहाँ भी संघवाद की बात होती है। टैक्स के बंटवारे के संबंध में यदि कोई बात होती है तो वहाँ भी संघवाद की बात होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो भारतवर्ष में जो प्रशासन चल रहा है वो किस आधार पर चल रहा है, ये दोनों के म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। संघ का और राज्य के बीच में क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। देयर शुडंट बी डिस्प्यूट, एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन किसके बीच, केंद्र, सेंटर एंड स्टेट। और तब जाकर के भारतवर्ष हमारा क्या होगा, एक सशक्त भारत होगा, प्रबल भारत होगा, उच्च कोटि का भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। और उस देश के हम सभी जो नागरिक होंगे सशक्त नागरिक होंगे और दुनिया में मुझे सम्मान की निगाह से देखा जाएगा। धन्यवाद।